हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सब इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। अज्यूम कर लो जहाँ पे हम खड़े हैं या बैठे हैं, हमारे पास में दो पेड़ हैं और ये दोनों पेड़ एक दूसरे के पास में हैं और अभी हम पेड़ों के पास में हैं, इन दोनों पेड़ों के। अब हमने क्या करा, इन दोनों पेड़ों से दूर जाना शुरू किया। अब हम इनसे दूर जाते जाएंगे, एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जब हम इन पेड़ों को देखेंगे तो अपने को ये दो पेड़ ना दिखते हुए सिर्फ एक पेड़ दिखाई देगा। मतलब ये दोनों पेड़ अपने को इतने पास पास में दिखाई देंगे कि हम बोल ही नहीं सकते कि वहां पे दो पेड़ है या एक पेड़ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट आ गई है कि हम अगर इस डिस्टेंस से आगे जाकर देखें तो अपने को दो ऑब्जेक्ट दो नहीं दिखाई देंगे, वो दोनों ऑब्जेक्ट इतने पास आ जाएंगे कि अपने को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। बस इसी चीज को बोला गया है रिजोल्विंग पावर। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जाने से पहले हम थोड़ी आंखों के लिए बात करते हैं। अच्छा, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट की लाइट आती है, हमारी आंखों पे पड़ती है और आंखें उसकी इमेज बनाती है। आंखें मतलब लेंस उन ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाता है। अगर वो दोनों इमेजेस एक ही साथ बन गई तो अपने को दो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। कितने दिखेंगे? एक ऑब्जेक्ट दिखेगा। वो दोनों ऑब्जेक्ट मिलके कोई एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। बात समझ आई? अगर वो दोनों इमेजेस थोड़ी दूर दूर हल्की सी भी डिफरेंट बनी हमारी रेटिना के ऊपर तो अपने को दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। सेम चीज होती है हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम लोग लेंस का यूज करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सब में लेंसेज का यूज होता है। सो व्हाट इज ऑप्टिकल पावर? ऑप्टिकल पावर इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस सेपरेट इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर टू ईच अदर। क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा। जल्दी से डेफिनेशन को नोट कर लो। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मेरे ख्याल से सबको पता है, टेलीस्कोप में हमारे पास लेंस होता है। ओके, टेलीस्कोप को हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए बात करते हैं। ओके, तो जो इसके ऊपर जो लाइट रेज आएगी वो लाइट रे हमारी पैरेलल होगी। ओके, अच्छा, अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही है और उसके सामने हम स्क्रीन रखते हैं तो उसकी इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। क्लियर है? तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये अपने को फोकल लेंथ, इस लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल दिया हुआ है। ये हमारी हो गई स्क्रीन। चलो, तो अब हम इस लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से टॉर्च तो सबने देखी होगी। एक बहुत अच्छी सी टॉर्च आती है। तुमने जब टॉर्च को हम लोग देखते हैं या ऐसे जला के देखते हैं तो तूने देखा होगा कि तुझे उसका एक बहुत ही अच्छा सा एक स्पॉट दिखता है जो सबसे ज्यादा ब्राइट होता है और उसके आसपास ग्रेजुअली इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। अब जब टॉर्च होता है तो उसके जो कांच लगा होता है उसके आगे वो भी हमारा लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस। तो उसकी वजह से उसकी वजह से चलो, तो अब हम बात करते हैं रिजोल्विंग पावर ऑफ रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप मेरे ख्याल से सबको पता है, टेलीस्कोप के अंदर एक लेंस होता है। ओके, और उसकी एक इमेज बनती है। अभी हम लोग इमेज के लिए बना रहे हैं स्क्रीन। अच्छा, टेलीस्कोप को हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जो लाइट रे आएगी वो कैसे आएगी? पैरेलल आएगी। ओके, और ये पैरेलल लाइट रे किस पॉइंट पे जाके फोकस होगी? फोकल प्लेन पे, क्योंकि पैरेलल लाइट रेस हमेशा फोकल प्लेन पे जाके और फोकल लेंथ पे जाके फोकस होती है। क्लियर है ये बात? तो लेंस और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा हमारे लिए? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर के इक्वल। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इमेज बनेगी। अब वो इमेज कैसे बनेगी, हम सबसे पहले उसके लिए बात करते हैं। जब हम लेंस के थ्रू बनी हुई इमेज को देखते हैं तो अपने को इमेज एक बहुत ही शार्प सा डॉट दिखाई देती है। मतलब इमेज एकदम से शार्प दिखाई देती है और उसके आसपास ऐसे ग्रेजुअली इंटेंसिटी डिक्रीज होते हुए दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? जैसा कि हम लोगों ने डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा था। डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा होता है जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसके आसपास ऐसे धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। ओके, चल, तो मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से रिंग के शेप में बना देता हूँ।
तो ये जो है हमारा बीच में जो बड़ा सा स्पॉट, ये हमारी ब्राइट इमेज है, फिर हमारी इमेज धीरे धीरे डल होते जा रही है और एंड में यहाँ के समाप्त हो जाती है। कि ये बात यहाँ तक समझ में आई? ओके। तो एक लेंस की वजह से जो इमेज बनती है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। वो क्या कैसा होता है? हमारा एक डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। सबसे पहले हम इस बात को नोट कर लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस is a diffraction pattern. Is a diffraction pattern. अच्छा, डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों मैंने बोला? हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिफ्रैक्शन पढ़ा था, याद है सबको? डिफ्रैक्शन में हमने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ा था, सबको पता होगा। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हमारे पास स्लिट थी, स्लिट के सामने एक लेंस रखा हुआ था और वो लेंस की वजह से स्क्रीन के ऊपर अपने को इंटेंसिटी वेरिएशन दिखाई दिया था। तो मैं बोल सकता हूं कि एक लेंस की वजह से अगर यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी अपने को कुछ इसी तरीके की दिखाई देगी, शार्प इमेज, और उसके आसपास थोड़ी डल होते होते फाइनली इमेज खत्म। ओके, अच्छा चल, अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं कि हम अपने को दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट अब मैं बात करता हूं कि हमको जब दो ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं बहुत ही दूर पे तो उनकी एक ही इमेज क्यों दिखाई देती है। मान ले हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, इनकी इमेज हम लोग स्क्रीन के ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से जो ए की जो इमेज बनी वो हमारे पास कुछ ऐसे बन गई। अब ये दोनों इतने पास में थे कि बी का भी इमेज ऑलमोस्ट इसके ए के ऊपर बन रहा है। ओके, तो जब ऐसे ए और बी अगर पॉइंट्स भी हुए तो इनका इमेज अपने को पॉइंट नहीं दिखाई देता, इनका इमेज अपने को थोड़ा सा डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से थोड़ा सा फैला हुआ दिखाई देता है। ओके, अब जब हम इन दोनों की इमेज को एक साथ देखेंगे तो अपने को इनका इमेज कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग नहीं बता पाएंगे, मतलब हम ये नहीं बोल पाएंगे कि वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग रखे हुए हैं, क्योंकि अपने को तो उन दोनों का एक ही इमेज दिखाई दे रहा है। बात समझ आई? इसीलिए डिफ्रैक्शन की वजह से हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं कह सकते। इतनी बात समझ आई? सब लोग नोट कर लो। अच्छा, प्रीवियस क्लास में जब हम लोगों ने डिफ्रैक्शन की वजह से जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, उस सेंट्रल मैक्सिमा का मेरे ख्याल से एंगल निकाला था हम लोगों ने यहाँ से ये थीटा, और फर्स्ट मिनिमा का जो एंगल बन रहा था वो हमने फाइंड किया था। कितना आया था? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो d था, ये जो था ये हमारे लिए स्मॉल d था। ओके, तो जो थीटा आया था वो कितना आया था मेरे लिए? लैम्डा बाई डी। क्या ये बात पता है सबको? तो हम एक बात बोल सकते हैं कि जो लेंस होगा उसकी वजह से जो इमेज बनेगी, उस इमेज के जो एंगल बनेगा उसके सेंटर से, तो ये जो एंगल होगा ये हमारे लिए कितना होगा? थीटा, और थीटा इज गिवन बाय लैम्डा अपॉन डी। कितना होगा ये? लैम्डा अपॉन डी। क्या हमने इसमें यहाँ पे ये वाई डिस्टेंस भी फाइंड किया था इस ट्राइंगल में tan थीटा लगा के? सो ये हमारा ये tan थीटा कितना आया था बता? सो tan थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन डी। थीटा को हम लोग जब एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल है तो tan थीटा को हम लोग थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लोगों ने y निकाला था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये बात सबको समझ आई? चल, तो यहाँ पे हम लोग जब लिखते हैं तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग r लिखते हैं, और हम बोल सकते हैं जो इमेज का जो रेडियस, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ इमेज। ओके, विच इज r। तो ये r कितना होगा मुझे बता सकते हो? r इज इक्वल्स टू, यहाँ से बता दे डायरेक्टली, लैम्डा, ओके यहाँ पे स्मॉल d होगा, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। अब एक चीज देख, यहाँ तो डिस्टेंस जो है वो f के इक्वल है, तो मेरा r कितना हो जाएगा? r विल बी इक्वल टू लैम्डा d, लैम्डा f अपॉन d। d हमारे पास क्या है? थिकनेस और सेपरेशन ऑफ द स्लैब, थिकनेस ऑफ द स्लैब। यहाँ पे d क्या हो जाएगा? यहाँ पे d हो जाएगा हमारे लिए लेंस का साइज। d क्या हो जाएगा हमारे लिए? साइज ऑफ द लेंस, और जिसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर ऑफ द लेंस, उसको अभी एनसीईआरटी में 2a से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मैं भी उसको 2a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए r कितना निकल के आएगा मेरे लिए? लैम्डा f अपॉन 2a। ओके, पर
थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना पड़ता है अपने को। जब हम एक मतलब एक्सपेरिमेंटली जब हम इस r को फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू निकल के नहीं आती। कितनी आती है? ये r निकल के आता है 1.22 लैम्डा f अपॉन 2a। कितना निकल के आता है? 1.22 लैम्डा f अपॉन 2a। जल्दी से ये नोट कर ले, ये r क्या है, सब चीजों को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो r इज रेडियस ऑफ इमेज, ओके। लैम्डा हो गया हमारे लिए फोकल लेंथ, सॉरी नॉट फोकल लेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओके। एफ हो गया मेरे लिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस, टू ए क्या हो गया? अपर्चर लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ लेंस, दोनों चीज लिख सकते हैं। सो डायामीटर ऑफ लेंस। हमने क्या करा? डिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज बनी थी मैंने सिर्फ कंपेयर करके बताया है किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। ये वैल्यू अपने को नहीं मिलती डिफ्रैक्शन की वजह से, बट इसका करेक्टेड वर्जन मिलती है, तो इसको हम नहीं नोट करेंगे। चाहे तो इसको ऐसे क्रॉस कर देना नोट करके। अपने को जो रेडियस मिलता है इमेज का वो मिलता है 1.22 लैम्डा एफ अपॉन 2a के इक्वल, ओके। जल्दी से इन चीजों को नोट कर लो। अच्छा चल अब इधर देख, अगर मेरा ऑब्जेक्ट, अगर मेरी दूसरी इमेज है, अगर मेरी दूसरी इमेज यहाँ पे कहीं पे बनी और मैं बोल दूं अगर इसके ऊपर ही कहीं पे बनी, तो हम उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कभी भी रिजोल्व नहीं कर पाएंगे और ये हम नहीं बोल पाएंगे कि हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। हमारी इमेज इस थीटा के ऊपर की तरफ बननी चाहिए। अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इस थीटा के ऊपर बनी तभी, मतलब इस थीटा एंगल से बड़े एंगल पे बनी, तभी हम लोग ये बोल पाएंगे कि हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ओके। तो हम यहाँ पे थीटा फाइंड कर सकते हैं। अभी ये थीटा लिखा हुआ है लैम्डा बाई डी, यहाँ से निकल थीटा कितना आएगा। सो हम थीटा के लिए क्या करेंगे? थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बता दे? 1.22 लैम्डा, नोट सॉरी, इस ट्राइंगल में देख r अपॉन एफ, ओके। r का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे और tan थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख देते हैं क्योंकि ये जो एंगल्स होंगे बहुत ही ज्यादा स्मॉल होंगे। सो थीटा इज इक्वल्स टू r का वैल्यू 1.22 लैम्डा अपॉन 2a डिवाइडेड बाय f। सो ये हो जाएगा 0.61 लैम्डा f, सॉरी 0.61 लैम्डा बाय e, ओके। तो हमारा जो लेंस है जिसका डायामीटर 2 है, जिसका डायामीटर कितना है? 2a है, ओके। हमारे दो ऑब्जेक्ट्स कम से कम इतने एंगल डिफरेंस पे रखे होने चाहिए। हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो कम से कम इतने एंगल डिफरेंस पे रखे होने चाहिए अपने को दो सेपरेट इमेज बनाने के लिए। ये बात समझ आई मेरी? ओके, जल्दी से इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए, ओके। अच्छा, थोड़ी सी इसके साथ साथ हम लोग रिजोल्विंग पावर के बारे में बात करते हैं। सो रिजोल्विंग पावर इज गिवन बाय 1/थीटा। जितना ज्यादा थीटा होगा, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स है वो जितने, अगर हमारा एंगल बड़ा होगा और उनको अगर ऑब्जेक्ट रिजोल्व नहीं कर पा रहा तो उसकी रिजोल्विंग पावर कम होगी। सो रिजोल्विंग पावर इज गिवन बाय 1/थीटा। सो आरपी इज इक्वल्स टू a अपॉन 0.61 लैम्डा, a अपॉन 0.61 लैम्डा। इसको भी साथ साथ में नोट कर लो। अच्छा, ये थीटा क्या था? थीटा को हम लोग लिख लेते हैं, थीटा इज मिनिमम एंगल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स so that they can be resolved। ओके, जल्दी से इस चीज को भी ध्यान से नोट करना। चलो अब इन सारी चीजों को आप अच्छे से नोट कर लो।
चलो तो अब हम लोग रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए बात करते हैं। हमारे पास एक लेंस है और हमने ऑब्जेक्ट को उसकी फोकस पे रख दिया, तो इसका एक इमेज बन रहा होगा इन्फिनिटी पे, पर यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है इमेज का वो हमारा v डिस्टेंस है लेंस से। लेंस का फोकल लेंथ f है और उसका डायामीटर अपने को d गिवन है। क्लियर है ये बात? ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया है। अच्छा, ये एंगल अभी हम लोगों ने फाइंड किया था थीटा, कितना निकल के आया था हमारे लिए? ये निकल के आया था हमारे लिए 1.22 लैम्डा अपॉन और अपर्चर ऑफ द लेंस या डायमीटर ऑफ द लेंस विच इज यहाँ पे अपने को d गिवन है। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले थीटा लिख लिया। अब हम रिजोल्विंग पावर के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिजोल्विंग पावर मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट सो दैट माइक्रोस्कोप कैन रिजोल्व इट। ओके, तो वो डिस्टेंस कैसे लिखी जाती है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स microscope can resolve it। उसको हम लोग d मिनिमम को हम लोग लिखते हैं v टाइम्स ऑफ थीटा अपॉन मैग्निफिकेशन। कैसा लिखा जाता है? v टाइम्स ऑफ थीटा अपॉन मैग्निफिकेशन। d मिनिमम इसको फाइंड करने के लिए v टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा हम लोगों को गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सो v इंटू 1.22 लैम्डा अपॉन d और m इंटू d आ जाएगा मेरे लिए। अब कुछ चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, एक माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग उसका मैग्नीफाइंग पावर जानते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? एक लेंस का मैग्नीफाइंग पावर होता है v/u। अब यहाँ पे जो इमेज बन रही है v पे बन रही है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? फोकल लेंथ पे रखा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको v/f। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। सो d मिनिमम विल बी इक्वल टू v/f पुट करता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? v इंटू 1.22 लैम्डा अपॉन m की जगह पुट किया v/f, डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाएगा अपॉन d। मेरा यहाँ से v कैंसिल हुआ और मिनिमम डिस्टेंस निकल के आया, d मिनिमम निकल के आया, कितना आ रहा है? 1.22 लैम्डा f अपॉन d। चलो, तो हम लोगों ने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लिया। दो पॉइंट्स के बीच में कितना होना चाहिए? 1.22 लैम्डा f अपॉन d। एक यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखो, ऑब्जेक्ट के साथ O, इस ट्राइंगल में यहाँ पे जो एंगल बीटा है, क्या हम एंगल बीटा को क्या लिख सकते हैं? कुछ tan बीटा को यहाँ पे बता। सो tan बीटा इज गिवन बाय ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये वाला डिस्टेंस। सो f से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डायमीटर के हाफ, सो d/2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा मेरे लिए फोकल लेंथ इक्वल विच इज f। सो tan बीटा इज गिवन बाय d अपॉन 2f। ये बीटा कौन सा एंगल है हमारे लिए? वो एंगल है जो रेडियस, लेंस की रेडियस के साथ बना रहा है। कौन? ऑब्जेक्ट। ये बात ठीक है, तो हम लोग इस बीटा को लिख सकते हैं और बोल सकते हैं 2 बीटा इज एंगल फॉर्म्ड बाय object with the diameter of lens, with the diameter of lens। ठीक है ये बात। अच्छा, यहां से तो d/f का वैल्यू निकाल। सो d/f इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ tan बीटा। इस चीज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं d/f। सो d मिनिमम अपने को मिलेगा 1.22 लैम्डा। अच्छा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ बचेगा d/f, जिसकी हम जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan बीटा। tan बीटा, सो d मिनिमम अपने को कितना मिला? वो मिला अपने को 1 इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, तो 0.61 बचेगा, 0.61 लैम्डा अपॉन tan बीटा। सिंस ये एंगल्स हम लोग बहुत ज्यादा स्मॉल लेते हैं, तो tan बीटा को हम लोग sin बीटा लिख सकते हैं। सिंस थीटा इज स्मॉल, tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin बीटा। और d मिनिमम मिला अपने को 0.61 लैम्डा अपॉन sin बीटा। हमारे लिए दोनों फॉर्मूले काम के हैं। अगर अपने को एंगल दिया जाए तो एंगल के टर्म में हम लोगों को फाइंड करना है, अगर अपने को एंगल नहीं दिया जाए और
अपर्चर और क्या बोलते हैं अपर्चर दिया जाए या डायमीटर दिया जाए लेंस का, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जल्दी से इस चीज को नोट कर लो। चलो, तो रिजोल्विंग पावर ऑफ लेंस कितना हो जाएगा? रिजोल्विंग पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय 1/d मिनिमम। d मिनिमम जल्दी से निकाल दें, यहां से क्या आ जाएगा? साइन बीटा अपॉन 0.61 लैम्डा। ये होगी हमारे लिए रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अच्छा, अगर मैं इस माइक्रोस्कोप को किसी मीडियम के अंदर रख दूं तो क्या होगा? जब हम मीडियम के अंदर रखेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लैम्डा चेंज होगा। लैम्डा क्या, नया लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन म्यू इन मीडियम रिफ्रैक्ट, तो रिजोल्विंग पावर कितना हो जाएगा मेरे लिए? म्यू टाइम्स ऑफ साइन बीटा अपॉन 0.61 लैम्डा। ये ध्यान रखने के लिए बात है। म्यू क्या है हमारे लिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।